आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। कमल, व्हाट इज अ स्टैट्यूट? स्टैट्यूट होता क्या है? लॉ। सलाम भूमिका मुझे सुनिएगा बैठिए। Statute basically means will of legislature। क्या मतलब होता है? will of legislature। बैठे बैठे, ठीक है। अपने साथ ना कॉपी खोल के रखना, अगर मैंने कुछ लिखवाना होगा तो साथ साथ लिखना। So interpretation का मीनिंग क्या है? What is interpretation? Understanding। जैसे तुम लोगों ने इंग्लिश में या हिंदी में पहले व्याख्या लिखी हुई है बचपन में क्लासेस में, तो लॉ की इंटरप्रिटेशन को मीन्स उसकी व्याख्या लिखना होता है, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन अपनी नोटबुक्स के अंदर। अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ। अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ। अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ। Shivam, when I talk about beta legislature, what does it mean? Stand up. Legislature में यहाँ पे मतलब क्या है? Are we talking about only parliament? Only लोकसभा, राज्यसभा? सारे मतलब एक जो सिस्टम जिससे एक एक्ट बनता है, प्रेसिडेंट और जो भी। बस यही सुनना था। मेन क्या है इस बंदे में? लेजिस्लेचर में सिर्फ पार्लियामेंट नहीं आ गया, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा हाउसेस नहीं आए, इट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट ऑल्सो। ठीक है, बैठिए। तो लेजिस्लेचर का यहाँ पे मतलब क्लियर हो गया? इट इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। इट इंक्लूड्स, बोलो, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। एनी डाउट्स? सो इंटरप्रिटेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? लॉ को समझना। ऊपर मुंह रह सकता। जब एक एक्ट लिखा जाता है, सबसे पहले बिल पास होता है। बिल पास होगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में। अब बिल की जो लैंग्वेज है वो बड़ी रफ सी है, जिसको हम बेयर एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। फिर जो ऑथर्स हैं उस बेयर एक्ट को समझ के आप तक लॉ पहुंचाते हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, 8 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्ट। 8 मार्क्स का आएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर मैंने क्यों चूज किया आज पढ़ाने के लिए। मैंने कंपनीज लॉ की सीधा क्लास क्यों नहीं रखी? इसलिए नहीं रखी क्योंकि कंपनीज लॉ में जो लैंग्वेज आएगी वो हमें टफ लगेगी, लेकिन अगर हम ये लैंग्वेज का मीनिंग अभी समझ लेंगे, इंटरप्रिटेशन समझ लेंगे, तो हमें वो लैंग्वेज इजी हो जाएगी लर्न करने के। सो व्हाई आई स्टार्टेड इंटरप्रिटेशन? द रीजन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द लॉ, द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ बोलना क्या चाहता है, लेजिस्लेचर बोलना क्या चाहती है, उसके बाद हम ये शुरू करेंगे। चलो, तो तुमने मीनिंग लिख लिया। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ। स्टैट्यूट का भी मीनिंग लिखो, विल ऑफ लेजिस्लेचर। स्टैट्यूट मींस विल ऑफ लेजिस्लेचर। स्टैट्यूट मींस विल ऑफ लेजिस्लेचर। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? विल ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में लिख लो प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर में कौन कौन दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, बोलो? प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। याद करना है साथ साथ, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। चलो, उसके बाद आ गए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अभी नोट्स में नहीं लिखना था, सुनना है मुझे सिर्फ। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में 2 बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहला रूल जो है दैट इज प्राइमरी रूल्स। पहला रूल कौन सा है? प्राइमरी रूल्स। देखो, नंबर 1, प्राइमरी रूल नंबर 1। प्राइमरी रूल नंबर 1, इसका नाम है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन।
रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ये क्या बोलता है? सुनो ध्यान से। लिटरल मीन्स हम कहते हैं ना लिटरली, सच में। तो लिटरल का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जो लॉ में लिखा है अगर वो साफ है, स्पष्ट है, तो उसको कुछ इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं, इसका मीनिंग क्लियर हो गया ना। Whatever is written in the law, it is clear. But when it is not clear, तब वहां पे आप नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लगाओ, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर के रूल्स लगाओ, ताकि उसका मीनिंग जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि उसका मीनिंग रेपग्नेंसी में ना हो, एब्सर्ड ना हो। मतलब इसका होता है नॉनसेंस मीनिंग ना निकले लॉ। ये दो वर्ड्स याद करने हैं, एब्सर्डिटी एंड रेपग्नेंसी। बोलो कौन से हैं जल्दी? एब्सर्डिटी एंड रेपग्नेंसी। इट मींस जो भी लॉ आप पढ़ रहे हो उसका कोई भी मीनिंग नॉनसेंस नहीं निकलना चाहिए, इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम टू राइट, पहले समझ लो। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलती है? लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलती है कि जो हमारे रूल्स है लॉ में लिखे हुए हैं, अगर वो क्लियरली मेंशन है तो उसकी कोई फर्दर इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो उसमें कौन से हमने मीनिंग्स लगाने हैं? नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर, नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर के रूल्स लगाने हैं, ताकि उसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाए। क्लियर है इतना? सो whenever any law is made, we should apply normal English grammar or literature. Words used in law we will be given ordinary, natural and proper meaning. क्या लाइन लिखनी है? सबसे पहले कॉपीज पे लिखो। Literal construction means, literal construction means we should apply normal English grammar and literature. We should apply normal English grammar and literature, normal English grammar and literature to get its ordinary, natural and popular meaning. To get its ordinary, natural and popular meaning. ये तीन वर्ड्स याद करने हैं। कौन से बोलो? ऑर्डिनरी, अंडरलाइन, नेचुरल एंड पॉपुलर मीनिंग्स। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश वर्ड्स लगाए और उससे कोई नॉनसेंस मीनिंग आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एब्सर्डिटी, या फिर लिखो ये दो वर्ड्स, देयर शुड नॉट बी absurdity, there should not be absurdity or repugnancy, और ब्रैकेट में लिख लेना, it means nonsense meaning, it means nonsense meaning। ये नहीं आनी चाहिए। Any doubts? चले आगे। अब एक केस का नाम लिखो, याद है? तो केस के बाद HP वर्सेस पवन कुमार, जल्दी लिखो। ये याद करना है, पेपर में इसकी रेफरेंस लेके आनी है। HP वर्सेस पवन कुमार, HP वर्सेस पवन कुमार। इस केस में हुआ क्या? लिसन टू मी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब भी किसी का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, या अगर कोई एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है या नॉनसेंस मीनिंग आ रहा है, तो उसमें हम नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के रूल्स लगाएंगे। इतना बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी किसी लॉ को पढ़ के अगर आपको लगता है इसका मीनिंग क्या बन गया, नॉनसेंस मीनिंग बन गया, और जो हम बोलना चाहते हैं उसके अगेंस्ट अलग कोई प्रोविजन बन गई, तो हम उसमें नॉर्मल मीनिंग जो उसका निकलेगा वो लगाएंगे, कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना आगे। मान लो एक बंदा बोल रहा है कि कमल तू पागल है, तो प्रूव कौन करेगा कि मैं पागल नहीं हूं? नहीं करेगा। उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है ना, तो जो एलिगेशन लगा रहा है
उसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि कमल पागल है। अब मान लो मैंने एक लॉ पे मीनिंग लगाया, नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर लगाई और उससे मीनिंग नॉनसेंस बन गया, तो मैंने ये बाद में बोला कि इससे तो नॉनसेंस मीनिंग निकल रहा है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि इसको लगाने के बाद इसका मीनिंग क्या निकला, नॉनसेंस। इन शॉर्ट जो पार्टी बोल रही है ना ये लॉ गलत है, ये लैंग्वेज गलत है, उसी को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो लैंग्वेज लिखी गई है लॉ में वो गलत है, अदरवाइज लॉ में कोई मिस्टेक नहीं होती। क्लियर है? तो क्या हमने अभी तक पढ़ा, पहले रिवाइज करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन मीनिंग ऑफ, बोलो मेरे पीछे, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन मीनिंग ऑफ लॉ। और स्टैट्यूट का मतलब क्या है, विल ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में दो मेन चीजें हैं, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। कौन कौन है, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। इतना याद हो गया। उसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़ने स्टार्ट करे हैं। इसके रूल दो तरह के रूल्स हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का फर्स्ट क्या है, लिटरल कंस्ट्रक्शन। बोलो क्या हेडिंग, लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन कहती है कि अगर लॉ में कोई चीज बिल्कुल साफ लिख दी तो वही मानेंगे, लेकिन अगर उसने साफ साफ नहीं लिखी तो हम उस पर नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर, नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर के क्या अप्लाई कर देंगे, रूल्स अप्लाई कर देंगे, ताकि उसका जो मीनिंग है वो एब्सर्ड या रेपग्नेंट ना हो, नॉनसेंस मीनिंग नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर? उस पे नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर एंड नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर के रूल्स लगा के जो उसका नॉनसेंस मीनिंग है वो हटा देंगे। अब एचपी वर्सेस पवन कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई बंदा ये बोलता है कि लॉ में एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है तो उस पे नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर लगाओ, लगा दी। अगर अभी भी उसको लगता है इसका मीनिंग नॉनसेंस आ रहा है तो उसी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग नॉनसेंस आ रहा है। दूसरी पार्टी नहीं बोलेगी। मैंने अभी मन्यू को बोला यू आर मैड, आई हैव टू प्रूव दैट ही इज मैड, ही हिमसेल्फ विल नॉट प्रूव दैट ही इज मैड। लॉ नहीं प्रूव करेगा मैं गलत हूं या मेरे में गलत लिखा है कुछ। जो पार्टी बोल रही है ना इसका नॉनसेंस मीनिंग आ रहा है, उसी पार्टी को कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि इसको इंग्लिश ग्रामर को लगाने के बाद भी इसका मीनिंग क्या है, रेपग्नेंट या एब्सर्ड। क्लियर है? दिस इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। एनी डाउट्स? हो गया क्लियर? केस के बारे में लिखो फटाफट से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट even after applying the normal English grammar and literature, even after applying the normal English grammar and literature, there comes some absurdity, then we will modify or extend the law or the words. We will modify or extend the words or the law. एक वर्ड और लिख लेना, abridged. extend का मतलब हो गया बढ़ाना, modify उसमें कोई change करना, abridged मतलब उसको छोटा करना, कट करना। 3 वर्ड्स बताए मैंने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अगर कोई रेपग्नेंसी आई इंग्लिश ग्रामर को लगाने के बाद तो आप अपने वर्ड्स को बढ़ा भी सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। 3 वर्ड्स कौन से हैं, एक्सटेंड बढ़ाना, मॉडिफाई चेंज करना एंड एवरेज छोटा करना। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखो द ओनर्स टू प्रूव लाइज ऑन द पार्टी who alleges it, ALLEGES, जो एलिगेशन लगा रही है उसको प्रूव करना है। The onus of proof lies on the party who alleges it, ALLEGES, एलिगेशन से बना हुआ। क्लियर हो गया? लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जल्दी बता दो वंशिका, स्टैंड अप। व्हाट इज द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन? मतलब जो वहाँ वर्ड लिखा है उसका सेम ही सेंस में उसका मीनिंग भी रहती है, और अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो हमें इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर से उसका मीनिंग निकालना और कॉमन सेंस यूज करनी है, वहाँ उसका मीनिंग अप्लाई कर देते हैं।
और HP वर्सेस पवन कुमार में 3 वर्ड्स बताए मैंने, वो क्या कह रहा है कोर्ट उसमें? मॉडिफाई, एक्सटेंड एंड एवरेज, कि हम लोग अपने लॉ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं, और एवरेज मतलब जो ऐसा कब करेंगे, कब अलाउड है? मतलब अगर हमारा जो मीनिंग है वो प्रॉपर ना होगा, जब वहाँ पे कुछ लॉ लगाने के बाद ये पता लग रहा है कि वो जो मीनिंग है वो यूजलेस मीनिंग है, नॉनसेंस मीनिंग है, एब्सर्डिटी है, रेपग्नेंसी है, तब आप अपने लॉ को, अपने वर्ड्स को एक्सटेंड भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो, सीधा। ठीक है, समझ में आया? तो लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? अगर लॉ ने नॉर्मली लिख दी कोई चीज तो उसको एज इट इज उठा लेना, अगर वो साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन अगर उसमें कोई एब्सर्डिटी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसके 2 डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो हम वहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के रूल्स अप्लाई करेंगे। उनको अप्लाई करने के बाद भी अगर एब्सर्डिटी आ रही है, तो HP वर्सेस पवन कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो पार्टी उस पे एलिगेशन लगा रही है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये लॉ का जो मीनिंग है वो क्या निकल के आया है, एब्सर्ड या रेपग्नेंट या नॉनसेंस। एनी डाउट्स? क्लियर है? चलिए अगला जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं, नोटबुक्स में हेडिंग लिख दो, माय फेवरेट, एडजस्टम जेनरस। देखो फुल फॉर्म, स्पेलिंग सॉरी, एडजस्टम जेनरस। एडजस्टम जेनरस। कैन आई स्टार्ट? एक ब्रैकेट में लिख लो चीज, इससे याद हो जाएगा इजीली। सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, इसका मतलब होता है सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। सेकेंड रूल, प्राइमरी रूल नंबर 2। पहला था लिटरल कंस्ट्रक्शन, अब हम करने जा रहे हैं एडजस्टम जेनरस। सुनो ध्यान से, क्या होता है? अगर मान लो कोई भी लॉ में ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, क्या है वर्ड्स? स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। एग्जांपल, मान लो एक लॉ आया जिसमें लिखा है zoo shall contain wild animals like lion, tiger and others। ये एक लाइन लिखी है लॉ में, क्या है बोलो? Zoo shall contain wild animals like lion, tiger and others। अब ये पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल्स की स्पीशीज है, क्लियर है? पता है कितना स्पीशीज है ये? अब पहला वर्ड क्या है एनिमल में? ये हो गया स्पेसिफिक वर्ड। क्या हो गया? स्पेसिफिक। हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं ना उस जानवर का, स्पेसिफिक हो गया वो। यहाँ क्या लिख दिया मैंने? ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे बेटा जनरल वर्ड। क्या बोलेंगे? जनरल। तो अब इसका मीनिंग कहाँ से पता लगेगा? इसके प्रीसीडिंग वर्ड से। अब यहाँ पे अदर्स ने, क्या मैं काउ डाल सकता हूँ? नो। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अदर्स का मतलब क्या है? जो इसके जैसे होंगे, सेम स्पीशीज का। स्पीशीज का नाम क्या है यहाँ पे? वाइल्ड एनिमल्स। एनी डाउट्स? तो अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अगर लॉ में कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखा है और उसके बाद कोई जनरल वर्ड लिख दिया, तो जनरल वर्ड का मीनिंग, जैसे हम कंपनीज लॉ पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैंने तुम्हें एक केस भी कराया था, रेलवे एशबरी कंपनी, याद है? उसमें वो था कि वो बेच सकते हैं, फाइनेंस नहीं कर सकते थे ना, क्या क्या वर्ड्स थे, बहुत सारे वर्ड्स थे, और एंड अदर्स लिख दिया था। तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं था, तो अदर्स को कैसे पढ़ा? जो उसके पिछले वाले वर्ड्स थे। ठीक है, जिन्होंने कंपनीज लॉ का ये टॉपिक नहीं किया वो बाद में समझ रहे हैं कंसेप्ट को, बट अभी बस ये एनिमल्स वाला कंसेप्ट समझ लो कि जब भी अदर्स वर्ड लिखा होगा लॉ में, तो उसका मीनिंग कहाँ से उठाना है? उसके प्रीसीडिंग वर्ड्स के साथ। क्लियर है? एनी डाउट्स? लिख लो ये एग्जाम्पल।
एक लाइन लिखोगे इसके बाद the general words cannot be interpreted to include anything and everything. General words cannot be interpreted to include anything and everything. इसका यही मतलब हुआ कि जनरल वर्ड्स में आप काउ नहीं डाल सकते, हर चीज नहीं डाल सकते। इस जनरल वर्ड में सिर्फ कौन से एनिमल्स डालोगे? जो वाइल्ड एनिमल्स हैं। समझ में आ गया? अभी तक क्या पढ़ा है हमने इसमें? इसका नाम क्या है रूल का? एडजस्टम जेनरस। ये क्या बोलता है? अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड्स आ गए लॉ के अंदर और उसके बाद कोई वर्ड ऐसा लिख दिया जो जनरल वर्ड है, जैसे कि एंड अदर्स। स्पेसिफिक क्या हो गया? लायन एंड टाइगर। एंड अदर्स कौन सा वर्ड है? जनरल वर्ड है। तो उसका मीनिंग हम कहां से उठाएंगे? उसके प्रीसीडिंग वर्ड्स। ये कहता है एडजस्टम जेनरस। सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, ये मेन की लाइन है। सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? ऊपर मुंह रह सकता। मान लो मेरे बैग में टूथपेस्ट है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स की क्रीम्स हैं और ऑयल है। अब ये ऑयल कौन सा है? खाना खाने वाला ऑयल है या बालों में लगाने वाला ऑयल? कैसे पता किया? इस रूल से पता किया। क्या इस रूल का नाम? एडजस्टम। इसके पुराने वाले प्रीसीडिंग वर्ड से पता किया। क्लियर हो गया सबको? एक लाइन लिखो और certain specific words belong to a particular class. Certain specific words belong to a particular class which is not yet exhausted. विभुवन, इसका क्या मतलब है? which is not yet exhausted. वो तो स्पेसिफिक नहीं है ना, वो तो बता ही नहीं है। वो मतलब खुद बता रहे कि जनरल जो है What do you mean by the term which is not yet exhausted? Sit down. भूमिका। Very good. जो भी खत्म नहीं हुई। Wild animals में lion, tiger specific words थे, क्या ये खत्म हो चुके हैं? Endanger हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं ना। Which is not yet exhausted means जो भी खत्म नहीं हुए। Any doubts? एक और एग्जांपल देखो बोर्ड पे। जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे उसमें एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 130। उसमें लिखा हुआ है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुम लोगों को पता है कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब सेक्शन 130 कहता है अगर आपने अपनी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा चेक करवाना है तो रीओपनिंग करनी है। अकाउंट्स बन गए, टैक्स जमा हो गया, डिविडेंड पे हो गया, दोबारा रीओपन कर रहे हो आप बुक्स को। तो उसने ना एक लाइन लिखी है लॉ में कि दिस कैन बी डन by some regulatory body and others. अब some regulatory body is SEBI, you can say the shareholders of the company और registrar of companies का कोई ऑफिसर हो गया और इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो गई। तो यहाँ अदर्स में क्या हो सकता है? ऑब्वियसली ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी ना। हम ये तो नहीं बोल सकते त्रिभुवन जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करवा सकता है कंपनी। अदर्स इज अ जनरल वर्ड, बट इसको हम डिराइव क्या कर रहे हैं? इसके प्रीसीडिंग, मतलब एक बहुत बड़ी सुप्रीम पावर होनी चाहिए आपके पास अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा से खुलवाना है। भूमिका का सपना आ रहा है कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक नहीं बनी, इस कंपनी ने मेरे साथ झोल किया डिविडेंड देने में, तो मैं ओपन करवा देती हूँ। नो, यू मस्ट बी अ
रेगुलेटरी बॉडी। ये मैंने समझाया है इंटरप्रिटेशन। अब जब तुम ये कंपनीज लॉ में ये लैंग्वेज पढ़ोगे तब अदर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अदर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आम बंदा जाके कर रहा है, उसके पास सुप्रीम क्या होनी चाहिए, अपनी पावर होनी चाहिए। उतना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी उसके पहले, तो वो पावर ऐसे ही नहीं मिल जाती। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा रूल था हमारा? जस्ट क्लियर हो गया सबको? ये एग्जांपल लिखिए, सेक्शन 130 ऑफ कंपनीज एक्ट। Shall we move further? देखिए रूल नंबर 3 का नाम लिखो, हिडन्स रूल। हिडन्स रूल को रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। शिवम ये कब आया था बच्चे? नहीं याद? ये कब आया था, याद करो। 1854 में आया था। कब आया था हिडन्स रूल? 1854 में आया था। चलो पहले समझ लो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको हिडन्स रूल। मिसचीफ कौन होता है? मिसचीफ मींस चोर, जिसने कुछ गलत किया। अब मान लो लॉ में कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें ना बहुत सारी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बन गई उस लाइन की, बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं। होता है ऐसा, बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर मान लो मेरे पास दो इंटरप्रिटेशंस हैं, इंटरप्रिटेशन 1 के अकॉर्डिंगली वो मिसचीफ है ना, जो वो भाग जाएगा, वो जेल में नहीं जाएगा। लेकिन इंटरप्रिटेशन 2 के अकॉर्डिंगली वो कल्प्रेट है। तो बीइंग अ लॉ मेकर मैं किसको प्रेफर करूंगा? ताकि जो पापी है उसको क्या मिले, और जो सही बंदा है उसको कोई सजा, जस्टिस, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। यस और नो? तो क्या कहता है हिडन्स रूल या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन? क्या बोलता है, अगर कोई लॉ के अंदर ऐसी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं, इंग्लिश ग्रामर लगा ली, इंग्लिश लिटरेचर निकाल ली, लेकिन उसका मीनिंग नॉनसेंस बन रहा है, फिर हमने उसको मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस करी। उसकी एक इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है कि मिसचीफ को छोड़ दो, दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है कि मिसचीफ को सजा मिलनी चाहिए। तो बीइंग अ जज ऑफ द कोर्ट व्हाट विल यू चूज? जिसमें पापी को क्या होगी, सजा हो। ठीक है, लिख लो अपनी लैंग्वेज में इसको फटाफट से। बोलूं मैं? राइट ऑन। The words used in law are ambiguous. Words used in law are ambiguous, and literal construction fails. And literal construction fails, which may leads to nonsense meaning. Which may lead to nonsense meaning, comma, absurdity, comma, repugnancy, then after doing multiple interpretations of law, we will take that meaning in which we will punish the wrongdoer.
क्लियर है? ताकि पापी को सजा मिल सके। ऊपर मुंह कर लो सब लोग। सबसे पहले हमने आज पढ़ा इंटरप्रिटेशन का मीनिंग। क्या मीनिंग होता है? अंडरलाइन द। उसके बाद हमने पढ़ा statute. It is the will of legislature includes two words, parliament and President. फिर हमने पढ़ा literal construction. Literal का construction का मतलब होता है कि अगर लॉ में ये चीज साफ-साफ लिखी है तो वही मानेंगे हम। लेकिन अगर जहाँ पे साफ-साफ नहीं लिखी तो वहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर और नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर के रूल्स लगाएंगे ताकि उसका जो नॉनसेंस मीनिंग है या जो एब्सर्ड मीनिंग है वो खत्म हो जाए। ठीक है? इसमें मैंने केस करवाया HP पवन कुमार में ये बोला गया था कि नॉर्मल इंग्लिश लगाने के बाद भी अगर एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है तो उस पार्टी को प्रूव करना है जो केस कर रही है कि ये एब्सर्ड मीनिंग दे रही है। उस पार्टी को प्रूव नहीं करना कि मैं गलत हूँ। ठीक है? लॉ कभी भी खुद को प्रूव नहीं करेगा कि मैंने गलत लिखा है अपने आप। एनी डाउट्स? अगर त्रिभुवन को लगता है कि ये प्रोविजन गलत लिखी हुई है, उसको ये प्रूव करना है कि ये प्रोविजन गलत लिखी हुई है या उसका मीनिंग क्या आ रहा है, नॉनसेंस मीनिंग आ रहा है। ये होता है लिटरल कंस्ट्रक्शन। सेकंड हमने क्या पढ़ा? एडजस्टम जनरलिस। बोलो एडजस्टम जनरलिस। ये क्या बोलता है? कोई भी जनरल वर्ड अगर उठाना है तो उसकी जो मीनिंग उठाने हैं वो उसके प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड से उठाने हैं। प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर एक स्पीशीज होनी चाहिए which should not have been exhausted। ये लाइन मैंने लिखाई है कि नहीं? इसको अंडरलाइन कर लेना। नॉट एग्जॉस्टेड वर्ड जरूर लिखना है। ठीक है? उसके बाद मैंने इसमें कोई केस करवाया तुम्हें? नहीं करवाया? लिख लो केस का नाम लिख लो। एशबरी रेलवे वाला कंपनीज लॉ, सेम केस जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा। क्या नाम था उस केस का? वंशिका नहीं है? Ashbury Railway Company versus Iron Steel Railway. Ashbury Railway Company versus Versus Richard, Richard, R-I-C-H-E. Versus Richard. इसमें ये था कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था रेलवे कंपनी के साथ जो फाइनेंस कर सकती है, लीज नहीं कर सकती। उसमें तो लिखा था ना कर सकती है, लीज कर सकती है, रेंट पे दे सकती है। तो ये वाले केस में क्या बेसिकली पता लगा था कि वहाँ पे अदर्स वर्ड था, तो अदर्स वर्ड का मीनिंग हम पुराने वर्ड से उठाएंगे। ठीक है? चलिए, जिसको नहीं आता ये केस प्लीज रेफर टू योर बुक्स ऑफ कंपनीज लॉ। चलो, उसके बाद मैंने पढ़ाया तुम्हें 1584 का रूल। क्या नाम है इसका? एडन्स रूल। क्या नाम है? Eden's rule. मिसचीफ रूल भी बोल सकते हैं, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली? क्या मतलब होता है कि पापी को सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने लॉ को इंटरप्रेट किया और उससे एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है, नॉनसेंस मीनिंग आ रहा है, या उस लॉ की बहुत सारी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं और एक इंटरप्रिटेशन कहती है कि ये चोर छूट जाना चाहिए और दूसरी इंटरप्रिटेशन कहती है इस चोर को सजा मिलनी चाहिए, तो हम कौन सा चूज करेंगे? जिसमें मिसचीफ को सजा मिलनी चाहिए। एनी डाउट्स? 4 पॉइंट और लिखो इसमें, 4 पॉइंट्स। नंबर 1, किसी को याद है? बोलो। Number 1 right now. What was the law before making of the act? What was the law before making of the act? Second point. What was the mischief or defect which the law did not provide? What was the mischief or defect which law did not provide? Question number 3. What is the remedy the act has provided? What is the remedy the act has provided? Number 4. What is the reason for remedy? What is the reason for remedy? 4 चीजों का हमने ध्यान रखना है जब एक जज कोई भी फैसला लेगा कोर्ट के अंदर। पहला पॉइंट पढ़ो क्या है? व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट? बनने से पहले क्या प्रॉब्लम थी? देखो, एक्ट या लॉ तभी बनता है जब कोई प्रॉब्लम हुई थी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पढ़ो क्या है? व्हाट वाज द डिफेक्ट और मिसचीफ व्हिच लॉ डिड नॉट प्रोवाइड? हम पढ़ रहे हैं ना, 2 इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं। एक इंटरप्रिटेशन से चोर भाग रहा है,
चोर बच रहा है। तो ऐसा क्या डिफेक्ट था लॉ के अंदर कि हमें उस लॉ को चेंज करना पड़ेगा, उसकी और इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? अगर लॉ में कोई लूप होल है तभी चोर बच रहा है कि नहीं बच रहा, तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन से हम वही चूज करेंगे जिससे चोर ना बचे और जस्टिस हो लोगों के साथ। एनी डाउट्स? थर्ड पॉइंट पढ़ो कौशल से, क्या लिखा है हमने? समझाओ इसका मतलब। वेरी गुड। अब उसने न्यू अमेंडमेंट क्या बनाया, नया लॉ जो है। सिट डाउन त्रिभुवन, फोर्थ पॉइंट पढ़ो। क्या क्या मतलब होगा इसका? क्या रीजन है? एक ही रीजन है हिडन रूल का कि मिसचीफ को सजा देना, जो हमारा बंदा जो चोर है उसको सजा दे। ये 4 पॉइंट्स पेपर में लिखने हैं, ये मेन है। अंडरलाइन एंड लिख लो इस पे, लर्न। ठीक है, और एक केस का नाम याद करना है, सौदरा देवी केस। बस सिर्फ नाम लिखना है कि इसके ऊपर हिडन केस लगा था। क्या नाम है? लिटरल कंस्ट्रक्शन का केस का नाम क्या था? HP वर्सेस पवन कुमार। चले आगे। नेक्स्ट रूल नंबर 4 लिखो जी। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ reasonable construction। लिख लो ये मैक्सिम। अर्थ वेस्ट मेजर्स वैलिड कौन है? बोलो ना, बोलो सानी। कल का क्या करना? चलो इसका मीनिंग सुनो, क्या होता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। बस एक ब्रैकेट में एक वर्ड लिख लो, रूल खत्म। कॉमन सेंस, इसका मतलब है कॉमन सेंस। पूरी लाइन का मीनिंग यही है बेटा कि कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। ऊपर मुंह कर लो। जब भी हम लिटरल कंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लगा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के रूल्स लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी उस लाइन का मीनिंग नॉनसेंस आ रहा है, तो वहाँ पे जज को या एक लॉ मेकर को या लॉ रीडर को कौन सा मीनिंग लगाना चाहिए? अपनी खुद की कॉमन सेंस। यही नहीं देखना जो लिखा हुआ है वही चलेगा, आप अपनी क्या अप्लाई करते हो वहाँ पे? कॉमन सेंसिबल मीनिंग शुड बी चूजन। अगर कोई मीनिंग का, कोई लाइन का मीनिंग नॉनसेंस बन रहा है या कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, वेग है वो टर्म पूरी, तो वहाँ पे आप क्या लगा दोगे? अपनी कॉमन सेंस। ये क्या है? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। पहला क्या था? लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या था? जस्ट एंड जेनरस। तीसरा क्या था? हिडन रूल। चौथा क्या पढ़ा? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या अप्लाई करो? अपनी कॉमन सेंस। एनी डाउट्स? रिवाइज कर लो, 2 मिनट है सबके पास, जल्दी से लिखो नोटबुक्स में। नेक्स्ट हेडिंग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। बिजनेस स्टडीज में एक प्रिंसिपल पढ़ा था ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता था लड़ाई नहीं करनी, कोऑपरेशन करनी है। तो 2 प्रोविजंस की कोऑपरेशन करनी है, दोनों प्रोविजंस को जोड़ देना है। ऊपर मुंह कर लो। मान लो लॉ में एक प्रोविजन कुछ कह रही है और दूसरी प्रोविजन कुछ कह रही है, तो आप दोनों प्रोविजंस की इज्जत रखने के लिए उनको क्या कर दोगे? ज्वाइन, पंच अप कर दोगे। आयुषी दीदी को पापा ने बोला कि बेटा पार्टी पे जाना है अगर, तो रात को 10 बजे से पहले आ जाना। मम्मा ने बोला 11 बजे से पहले आ जाना। एक की प्रोविजन क्या है? 10 बजे। एक की प्रोविजन क्या है? अब दोनों को जोड़ो, क्या बना? 10 बजे से तो पहले कब, किससे पहले आ जाना चाहिए दीदी को? 10 बजे से पहले घर पे आ जाना चाहिए। दिस इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या कहती है ये? जहाँ पे लॉ में एक या एक से ज्यादा प्रोविजंस लगेंगी, उन प्रोविजंस को क्या कर देंगे हम?
पंच अप कर देंगे। लिखिए एक लाइन, इफ मोर देन वन प्रोविजन is applied, if more than one provision is applied on the same subject matter, we will punch up all the provisions. So that none of the provision gets defeated. क्या रूल था ये? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? कंक्लूजन क्या निकलेगी कि दोनों प्रोविजंस को पंच अप करके कोई भी प्रोविजन नहीं तोड़नी होगी। क्लियर हो गया शीतल? नेक्स्ट रूल, राइट डाउन हेडिंग इन योर नोटबुक्स। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बुक्स नोट्स में से पढ़ो। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन की 2 पार्ट्स बनाएंगे। लिखो नंबर 1, कॉमन सेंस रूल। नंबर 1 इज कॉमन सेंस रूल। किसमें पढ़ा था? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? मतलब पहला पार्ट तो वही हो गया कि अगर एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है इंग्लिश लिटरेचर लगा के भी उसका कोई लिटरली मीनिंग नहीं लग रहा तो कौन सा मीनिंग लगा दो? सेंसिबल मीनिंग, दैट इज योर कॉमन सेंस। पहला समझ आ गया? सेकंड पॉइंट लिखो नंबर 2, कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स। सेकंड रूल है इसका, कंजंक्टिव एंड disjunctive words। एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे, और एंड। लॉ कहता है, जजेस बोलते हैं कि कहीं पे तुमने और लिखा है, कहीं पे तुमने एंड लिखा है, वो एंड को क्या पढ़ सकते हैं और को क्या पढ़ सकते हैं? एग्जाम्पल देखो, मान लो किसी एक्ट के अंदर मैंने लिख दिया कि क्राइम करने के लिए या फिर और उस बंदे को परसुएड करने के लिए या फिर से और लिख दिया उस बंदे को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो क्राइम करे और उसको एड प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब पैसा प्रोवाइड कर रहे हो क्राइम करने के लिए। तो अब अभिमन्यु ने बोला कि मैंने तो कमल को सिर्फ इन्फ्लुएंस किया या मैंने उसको सिर्फ पैसे दिए, तो मुझे उतनी सजा मत दो जो एक क्रिमिनल को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे और को लॉ क्या पढ़ लेगा? कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव। मतलब कोर्ट में जजेस कभी भी और को क्या मान लेंगे? लॉ में लिखा होगा ना, तो वो और के कारण बच रहा है, यहाँ तो और लिखा है, और में तो कितना कुछ आ गया, तो मेरे को क्यों सजा दे रहे हो? क्राइम तो कमल ने किया, मैंने तो सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस किया है। तो जो अब कानून को अपने हाथ में ले रहा है या जो क्राइम करने के लिए किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो भी क्या है? इक्विवेलेंट टू क्राइम माना जाएगा। तो यहाँ पे और नहीं पढ़ेंगे वो जजेस, और तो क्या मान लेंगे? एंड कि यू आर ऑल्सो द कल्प्रिट, तुझे भी उतनी ही सजा मिलेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, मस्ट एंड शैल वर्ड। अर्जुन, मस्ट वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं? जो क्लियर हो। कोई एग्जांपल है आपके पास? इन दोनों में से कंपल्सरी कौन सा है? मस्ट कंपल्सरी है, ऑप्शनल है? चलो मस्ट को छोड़ो, इजी कर देते हैं, मे वर्ड कर देते हैं। मे एंड शैल। मे ऑप्शनल है, मे ऑप्शनल है। यू मे गो आउट ऑफ द क्लास, यू शैल गो आउट ऑफ द क्लास। तो मे इज ऑप्शनल
and shall is what? Compulsory. जैसे कि कंपनीज की डेफिनेशन तुमने पढ़ी हुई थी, कंपनी में बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, फीचर है कंपनी का, लॉ में लिखा हुआ है कंपनी में बी फॉर्म फॉर अ। अब कमल ने सोचा यहाँ तो मे वर्ड लिखा है, मैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बुला लेता हूँ, ऑप्शन दिया हमें लॉ ने, तो वहां पे जजेस में को क्या पढ़ लेंगे? समझ आ रहा है एग्जांपल? कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स। पहला क्या बताया मैंने? और को जजेस क्या पढ़ लेंगे? एंड को क्या पढ़ सकते हैं? और। या मे को क्या पढ़ लेंगे? शैल। और शैल को क्या पढ़ लेंगे? दो रूल्स हैं इसके अंदर, क्या नाम है इसका? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। क्या नाम है? पहला रूल वही रीजनेबल, कॉमन सेंस अप्लाई होगा, सेंसिबल मीनिंग विल प्रिवेल। अगर एब्सर्डिटी है, रेपग्नेंसी है तो कौन सा मीनिंग लगा दो? कॉमन सेंस रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स, जजेस और द लॉ मेकर्स कैन इंटरचेंज द वर्ड्स। नाउ अगर आप और सिर्फ सोच रहे हो कि मैं बच जाऊंगा, मेरे को सजा नहीं होगी, तो वहां पे लॉ मेकर्स या जजेस और की जगह क्या रीड कर देंगे? एंड। मे की जगह क्या रीड कर देंगे? शैल। मे इज ऑप्शनल एंड शैल इज कंपल्सरी। लिखो इसके एग्जांपल्स। नंबर 1, और एन एंड, और एंड। अब और एंड का मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं, तो लिख लेना पेपर में, यही लिख के आना। According to Official Secrets Act 1920, according to Official Secrets Act 1920, any person who attempts to commit an offence or persuades or aids, AIDS, aids मतलब हेल्प देना, पैसे की हेल्प करना, to commit an offence or abets, ABETS मतलब छुपाना। कमल ने क्राइम किया और मैंने उसको छुपाया, तो मैं भी क्या बन गया? क्रिमिनल बन गया। मैं क्राइम को छिपाने वाला भी क्या बन जाता है? क्रिमिनल। और abets or prepares an act to do offense and does any act। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो, क्या एग्जाम्पल में लिखा है हमने? सब में वर्ड और लास्ट में क्या लिखा? एंड डज एनी एक्ट। मैंने कमल को बोला शीतल का मर्डर प्लान करते हैं, मैंने उसको पैसे दिए, सुपारी दे दी, मैंने उसको उसकी क्राइम को छुपाया, मैंने उसको इन्फ्लुएंस किया कि लेट्स डू दिस, ये करना ही करना है हमने आज। अब कमल ने जाके मर्डर कर दिया। अब कोर्ट में मैं बोल रहा हूँ, कमल ने बोल दिया कि मेरे को तो रजत ने बोला था मर्डर करने को, उसी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया था और मैंने कर दिया, तो ठीक है कमल को तो सजा होगी, उसने करा है। बट मैंने लॉ पढ़ लिया और मैंने बोल दिया यहाँ तो और है, लेकिन एंड में लिखा एंड डज एनी एक्ट, तो मैंने किया ही नहीं, मुझे क्यों सजा दे रहे? तो वहाँ पे जजेस क्या बोलेंगे? हम आपके और को यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? समझ आ गया एग्जाम्पल कि नहीं आया एग्जाम्पल? समझ। तो और को कभी भी जजेस क्या पढ़ सकते हैं? एंड। या एंड को क्या पढ़ सकते हैं? और। इट मींस वन एंड द सेम। और मे और शैल का नंबर 2 सेकंड एग्जांपल राइट डाउन। मे और शैल, मे के लिख लेना ऑप्शनल, शैल में लिख लेना कंपल्सरी। मे में है ऑप्शनल एंड शैल में कंपल्सरी। अब एग्जांपल लिखो इसका। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, company may be formed for lawful object. According to Companies Act, company may be formed for lawful object. Here may will be read as shall. इसका मतलब ये हुआ कि आप अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी नहीं बना सकते,
ऑप्शन नहीं दिया आपको कोई भी, बस वहाँ पे वर्ड में है जिसको आपने क्या रीड करना है, शैल। एनी डाउट्स? ठीक है, तो ये प्राइमरी रूल्स थे इंटरप्रिटेशन के, जो कि क्या हो गए हैं खत्म। अब लिखो कॉपीज पे सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लिखो जी। नंबर 1, मैक्सिम लिखो फटाफट। वंशिका प्रोनाउंस इट। Expression, image, exit, Exclusio altris. Sit down. बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपने एक चीज एक्सप्रेस कर दी ये सही है, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो गई। एग्जाम्पल एमसीक्यू, यू आपने टिक करा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो कॉमन सेंस बी सी डी क्या हो गए, गलत आंसर। समझ आ गया? एनी डाउट्स? लिख लो एग्जाम्पल में इसका मीनिंग। Express mentioning of one thing, express mentioning of one thing implies exclusion of another, implies exclusion of another. Any doubts? समझ आ गया? पहला सेकेंडरी रूल क्या था? अगर एक चीज लॉ ने साफ साफ बोल दी ये सही है, तो बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। एनी डाउट्स? राइट ऑन नंबर 2। मैक्सिम नंबर 2, contemporanea expositio est optima et fortissima TISS IMA 12 देखो। contemporanea expositio est optima English। लिखो जी जल्दी से। बेटा ये लिखा हुआ आएगा पेपर में, इसके बारे में एक्सप्लेन करो। अब ये लर्न नहीं होगा तो कैसे कैसे पता लगेगा ये टॉपिक था। लॉ इज ऑल अबाउट बताओ इसका मीनिंग किसको याद है? वंशिका, शिवम, पाशल, रोहन। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है, जब लॉ बना है, जब लॉ बना होगा ओरिजिनली, आज मान लो उसके वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हो गए, चेंज हो गए, अमेंडमेंट्स आ गई। लॉ जब बना होगा वो किस पर्पस के लिए बना होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आज आप उसका मीनिंग देखोगे। मान लो कोई भी चीज़ पहले बन चुकी है और आज की डेट पे उसका मीनिंग, उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आ गई, तो आपने जब भी उसको रीड करना है ना, तो ऐसे रीड करना है, अपने आप को उस टाइम पे लेके जाके एज्यूम करना है कि अगर मैं उस टाइम पे वहाँ पे ऐसे होता जब लॉ बना है तो क्या करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टैट्यूट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं,
हम उसका जो मीनिंग लेंगे वो ओरिजिनल मीनिंग लेंगे, नए वाला मीनिंग नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? जब वो एक्ट बना था, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन होगा क्यों बना है। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट्स क्यों लगी हुई थी? पॉपुलेशन बढ़ गई थी, एक्सीडेंट्स ज्यादा हो गए। तो जब भी हमने ये कोई भी चीज का रूट कॉज देखना है, प्रेजेंट नहीं देखना, क्या देखना है उसका? पास्ट, जब वो लॉ पास हुआ होगा। एनी डाउट्स? लिखो मीनिंग इसका। Think about that why law was made. Think about that why law was made. And read it. And read it as when it was made. When it was made. Or was passed. Or was passed. Any doubts? क्लियर हो गया? बेटा देखो लॉ में ना ये चीज लिखी होती है कि अमेंडमेंट होने के बाद आपके पुराने राइट्स चेंज हो गए हैं नहीं हुए। अगर तो चेंज नहीं हुए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नए लॉ ने बोल ही दिया कि अब से मेरे आने के बाद पुराने वाले जितने भी लॉज थे वो कैंसिल, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में बोली है ये चीज कि 1956 का लॉ अब एप्लीकेबल नहीं है, तब नहीं है, अदरवाइज हम पुराने वाला ही मानेंगे। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। देखना कंपनीज लॉ में एनसीएलटी टॉपिक है, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, जो वाइंड अप करता है कंपनीज को। क्या करता है? तो अब मान लो आज कंपनीज एक्ट बन गया, लेकिन एनसीएलटी के बारे में ना नए लॉ ने कुछ बताया ही नहीं कि कैसे वाइंड अप करेंगे। उसको बनाने में भी और टाइम लगेगा कंपनी को। तो जब तक उसका नया लॉ नहीं आता हम कौन सा उठाएंगे? ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, एक और मैक्सिम है बहुत प्यारा। राइट, स्पेलिंग से दोनों से इसमें कोई वर्ड्स तो नहीं है, स्पेलिंग में मार्क्स नहीं। LAR होगा ना? NOSCITUI ठीक है, वो ये एक्सेंस के अकॉर्डिंग। चलो जी सुनो अब ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है? सिंपल साफ शब्दों में, नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। ऊपर मुंह बाद में लिखना, पहले समझो। मान लो त्रिभुवन के साथ एक लड़का रहता है जिसका नाम है शाहरुख, और शाहरुख ने मर्डर कर दिया मिस्टर एक्स का। तो क्या हम शाहरुख खान को जेल में डाल दें? नहीं, किसको जेल में डाल दें? जो लड़का त्रिभुवन के साथ रहता है, एसोसिएट्स। समझ में आ रहा? हमने उस सेलिब्रिटी को उठा के जेल में नहीं डाल देना कि वो बहुत फेमस है, एक ही शाहरुख है पूरी दुनिया में। जो उसके साथ रहता है जिसने क्राइम किया है उसी को उठाएंगे ना घर से। समझ में आ रहा है? मैंने एक एग्जांपल तुम्हें दिया था अभी, मेरे बैग में एक टूथपेस्ट है, एक कॉस्मेटिक्स की क्रीम है और एक, और तुमने बोला वो कौन सा ऑयल है? एसोसिएट्स। अब मैंने वो एग्जांपल कहाँ पे दिया था ये बताओ? एडजस्टेंट जेनरस। वो एग्जांपल एडजस्टेंट जेनरस में नहीं फिट होगा, यहाँ फिट होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्पीशीज नहीं थी। वाइल्ड एनिमल्स वर द पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्पीशीज। तभी मैंने वहां लिखवाया नहीं है एग्जांपल। वो एग्जांपल किसका है एक्चुअली में? इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्पीशीज नहीं है वो। कॉस्मेटिक्स अलग चीज हो गई, टूथपेस्ट अलग चीज हो गई, ऑयल अलग चीज हो गया। दे आर नॉट सेम वैरायटी ऑफ स्पीशीज।
वहां पे हमने क्या पढ़ा था एडजेसेंट जेनरस में, दे मस्ट बी द सेम वैरायटी ऑफ स्पीचेस व्हिच इज नॉट येट एग्जॉस्टेड, जो खत्म नहीं हुई। फिर उसकी स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे कोई जनरल वर्ड आ गया तो उस जनरल वर्ड का मीनिंग हम कहां से उठाएंगे, उसके प्रीसीडिंग मिलता जुलता रूल है ये। त्रिभुवन के साथ जो शाहरुख खान रोज उठता बैठता है उसको उठाएंगे ना जेल में डालने के लिए, किस सेलिब्रिटी को डालेंगे? ऑब्वियसली किसको उठाएंगे? जो उसके साथ मिलता जुलता है, रोज उठता बैठता है, वो हुआ उसका एसोसिएट। ये जो ऑयल वाला एग्जांपल है यहाँ लिखो जल्दी, क्या था? टूथपेस्ट, टूथब्रश, क्रीम्स एंड ऑयल। ऑयल कौन सा होगा मेरे पर्स के अंदर? हेयर ऑयल, बिकॉज सारी चीजें किससे रिलेट कर रही हैं? कॉस्मेटिक्स। क्लियर हो गया भाई? आयुषी, एनी डाउट्स? नेक्स्ट रूल देखो, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट रूल इज strict and liberal construction. Sheetal, what do you mean by strict and what do you mean by liberal? Strict का मतलब क्या है? उसमें हमने उसको छूट दे दी, तुम्हारी मर्जी है। अब लॉ में जब तुम पढ़ोगे तो बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, कुछ डेफिनेशंस होंगी एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस। कौन सी? जिसको स्टार्ट करते हैं हम लेटर या वर्ड मीन्स से। क्या मतलब है इसका? दिस कंपनी मीन्स, मतलब उसमें तुम और एडिशंस मत करो, कोई वर्ड डिलीट मत करना। कंपनी मीन्स मीन्स मीन्स, नो डिबेट ऑन दैट। लेकिन अगर वर्ड दे दिया इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी जितनी गप्पे मारनी है मार। तो लॉ में याद रखना, जब भी डेफिनेशन किससे शुरू हो रही है उसमें अपनी एडिशन नहीं करनी, कुछ डिलीट नहीं करना, उसको क्रैम करके लिख के आना है। लेकिन अगर कोई डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि और उसमें चीजें एक्सक्लूड भी हो सकती हैं और इंक्लूड भी हो सकती हैं। दिस इज द रूल ऑफ strict and liberal construction. Definitions in law are of two types. Number one, exhaustive, जो कहाँ से शुरू होंगी? Means से, उसमें और कोई extension नहीं, जो लिखा है लॉ में उतनी मानने। लेकिन अगर definition कहाँ से शुरू हो रही है? Includes, तो वहाँ पे आप अपनी addition भी लिख सकते हो। जल्दी से लिखो ये चीज़ें, जल्दी से, hurry up. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहाँ से शुरू होगी? मीन्स, और ब्रैकेट में लिख लेना नो फर्दर एडिशन। कोई वर्ड नहीं, अगर इंक्लूड से शुरू होगी तो मतलब उसको एक्सटेंड कर सकते, देयर इज नो पर्टिकुलर वर्ड। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक। प्रिजम्पशंस का मतलब क्या होता है? जो हम प्रिज्यूम करके चलते हैं। वेरी गुड। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, दिस लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग वी आर अज्यूमिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल नॉट चेंज, रिमेंबर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर विल नॉट चेंज। तो ये एक assumption थी। अब लॉ मेकर्स बोलते हैं कि लॉ में assumption नहीं होती, पहली चीज तो होनी नहीं चाहिए प्रिजम्पशंस, जब लॉ क्लियरली मेंशन कर रहा है। लेकिन अगर उसने कोई चीज क्लियरली मेंशन तो वहां पे हम कुछ भी एज्यूम
कर सकते हैं, बट ये एज्यूम नहीं कर सकते कि लॉ में ड्राफ्टिंग गलत हुई है, लॉ में मिसप्रिंटिंग हुई है। वी कैन नॉट प्रिज्यूम दीज थिंग्स कि लॉ गलत छप गया जी, कभी भी ये प्रिजम्पशन नहीं लेगी। समझ आ गया? लिखो इसके बारे में। When meaning is clear, no presumption. When meaning is clear, no presumption. Number 2, not clear, we will presume. Not clear, we will presume. But there is no misprint and no drafting error in law. No misprint and no drafting error in law. और लॉ की लैंग्वेज में अगर ये पेपर में लिख के आना है तो वो लाइन सुनो क्या लिखनी है। वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट आर नॉट लूजली बट यूज्ड प्रिसाइजली। मतलब लूजली वर्ड्स को यूज नहीं करना, प्रिसाइजली यूज करना है। जहां पे जो वर्ड चाहिए वहीं पे लिखना। लिखो ये लाइन, वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट are not loosely but precisely, are not loosely but precisely। ठीक है, कभी भी ये नहीं बोल सकते आप कि नया लॉ आ गया तो पुराने वाले लॉ को हम भूल जाएंगे। जब तक नया लॉ ये नहीं बोलता कि पुराना लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, पुराना लॉ भी जिंदा रहेगा। समझ में आ रहा है? अब मान लो एक लॉ आ गया, ईव टीजिंग में जेल नहीं है। अब जो जेल में है उनको छोड़ दें हम, वो तो पुराने लॉ के अकॉर्डिंगली जेल के अंदर है। ऐसे कितने क्रिमिनल्स रिहा हो जाएंगे। तो जब तक ये लॉ बोलता नहीं है न्यू वाला कि ऐसा करो, तब तक आप नहीं करो। पुराना लॉ इज आल्सो अलाइव। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया? ओके, एक लाइन और लिख लेना इसके लिए। People will still have the rights under the old law, under the old law, unless it is expressed in the new law, unless it is expressed in the new law। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लो, मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। स्टैंड अप भूमिका। मान लो आयुषी दीदी ने 10 लोगों का मर्डर कर दिया। 10 लोगों का क्या कर दिया? क्या ये मेंस रिया गिल्टी माइंड है? सुनाओ। चांदनी, आयुषी दीदी सोल्जर है और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर या टेररिस्ट्स के ऊपर अटैक करके 10 लोगों का मर्डर कर दिया। क्या अभी भी उनका गिल्टी माइंड है? नहीं। शाबाश, बैठ जा। तौशिद बंसल ने ड्रिंक करने के बाद 10 लोगों पे गाड़ी चला दी और वो उनकी 10 की डेथ हो गई। क्या ये गिल्टी माइंड नहीं है? ड्रिंक करके गाड़ी चलाना अलाउड है लॉ में? तो ये भी मेंस रिया है। मतलब मेंस रिया मींस क्या होना चाहिए तुम्हारा? गिल्टी माइंड होना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया है और उसमें किसी की जान चली गई तो कोर्ट बोलता है इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, वी कांट हेल्प यू, सिट डाउन। तो मेंस रिया का मतलब यू शुड हैव अ गिल्टी माइंड, ओनली देन यू विल बी पनिशेबल। लिख लो, guilty mind is must to punish someone. Guilty mind is must to punish someone. त्रिभुवन, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। गवर्नमेंट के ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। कोई लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। गवर्नमेंट पे कोई भी लॉ, कोई भी स्टैट्यूट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन
इट शुड बी मेंशन एप्लीकेबल है या नहीं। लिखो इसके बारे में एक लाइन से ना, वेरी इसकी चल रहे हैं टॉपिक्स पर द टॉपिक्स। स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय अ स्टैट्यूट, स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय अ स्टैट्यूट unless it is expressly mentioned as being so affected, unless it is expressly mentioned as being so affected। state का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, expressly mentioned as being so affected। समझ में आ गया बेटा? लगी तो थी इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी फंसी थी, उसने इमरजेंसी लगा यही तो उसने रूल लगाया यहाँ से। चलो सुनो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी लॉ, कोई भी स्टैट्यूट एप्लीकेबल नहीं है जब तक इस स्टैट्यूट में क्लियरली मेंशन ना हो कि ये वाला लॉ पर्टिकुलरली गवर्नमेंट में भी एप्लीकेबल है। क्लियर? नेक्स्ट रूल, स्टैट्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी कंसिस्टेंट, statute is not intended to be consistent with the principles of international law। Very important point। Statute is not intended to be consistent with principles of international law। क्या मतलब है इसका? इंटरनेशनल लॉ के साथ आपका लॉ जरूरी नहीं है मैच करे, आपके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो सकते हैं। समझ में आया पॉइंट? जरूरी नहीं है कि जो फॉरेनर्स का लॉ है और जो आपका लॉ है वो क्या हो, सेम। जैसे दुबई में प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल, हमारी कंट्री में क्या हो चुका है वो, तो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका इंडियन लॉ आपके इंटरनेशनल लॉ के साथ मेल खाए। इट कैन बी डिफरेंट आल्सो। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? नेक्स्ट रूल राइट नाउ, legislature knows the state of law, legislature knows the state of law, legislature knows the state of law। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसने लॉ बनाया है उसको तो लॉ के बारे में सब कुछ पता होगा। ignorance of law is no excuse। त्रिभुवन भैया जा रहे थे, रेड लाइट क्रॉस करके पुलिस वाले ने रोका, ये कहता मुझे पता ही नहीं रेड लाइट पे रुकना है। So ignorance of law is no excuse। देखो, ignorance of law is no excuse। आप ये नहीं बोल सकते मुझे अपनी कंट्रीज के लॉ नहीं पता। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलो जी, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर और द एक्ट। हेडिंग लिखो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स। सबसे पहले देखो इंटरनल एड्स क्या होती है। व्हाट आर इंटरनल एड्स? हाँ जी, जब लॉ को इंटरप्रेट करने की बारी आती है, ऊपर मुंह, जब लॉ को इंटरप्रेट करने की बारी आती है, हमें बेयर एक्ट मिल गया, हमें बेयर एक्ट से कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है, तो आप इंटरप्रेट कहाँ से कर सकते हो? पहली चीज, जब वो लॉ बिल बन के लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ होगा, आप वो पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हो क्योंकि उसमें साफ साफ शब्दों में इजी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है। सेकंड, लॉ बनने से पहले ना कमेटी बनती है जो प्रिस्क्राइब करती है कि ये लॉ हमारी कंट्री में होना चाहिए। आप उस कमेटी की क्या पढ़ लो, सारी रिकमेंडेशंस पढ़ लो। क्या पढ़ लो? रिकमेंडेशंस पढ़ लो। इतना क्लियर हो गया? फिर आता है टाइटल की बारी। एक होता है शॉर्ट टाइटल, एक होता है लॉन्ग टाइटल। अगर मैं लिख दूं बेटा CRPC, CPC, इससे कुछ क्लियर नहीं होगा, शॉर्ट टाइटल्स हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर सिविल लॉ, दिस इज सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ लॉ, तो वहां पे पता लग जाएगा कि क्रिमिनल वाले सारे केसेस CRPC में जा रहे हैं, सिविल वाले सारे केसेस में जा रहे हैं। तो लॉन्ग टाइटल से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो लॉ को, सिर्फ शॉर्ट टाइटल से इंटरप्रिटेशन नहीं पॉसिबल। समझ में आ रहा है क्या क्या बताया मैंने? अगर आप इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो लॉ की, कहाँ से कर सकते हो इंटरप्रिटेशन?
पहला, जब वो बिल क्या हुआ होगा, पास। दूसरा, कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़ लो। तीसरा, शॉर्ट टाइटल कभी मत पढ़ो, उससे कंफ्यूजन होती है। क्या पढ़ो हमेशा, उसका बड़ा नाम, लॉन्ग टाइटल। लिखो ये पॉइंट्स। नंबर 1 द बिल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नंबर 2 the recommendations of the committee before forming the law. Recommendations of committee before forming the law. कंपनीज लॉ की कमेटी बनाई थी जे ईरानी ने, लिख लेना नाम, एग्जाम्पल जे ईरानी, कंपनीज लॉ की कमेटी की मेंबर, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि कंपनीज लॉ 2013 में रिवाइज होना चाहिए। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी है ना, वही लॉ पढ़े, कंपनीज लॉ। ठीक है। नंबर 3 लॉन्ग टाइटल्स। शॉर्ट टाइटल्स लिख के उसके सामने क्रॉस डाल दो। शॉर्ट टाइटल से कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, हमेशा किससे कर सकते हो, लॉन्ग टाइटल से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रियम्बल से भी कर सकते हो। नहीं, अब प्रियम्बल क्या होता है शिवम बताएगा। व्हाट इज प्रियम्बल? बेसिकली फेस ऑफ लॉ है कि उसमें जो चीज़ डिस्क्राइब की गई है एक टाइप से कि हम जैसे एक प्रेम्बल बेसिकली होता है कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरेन वाली प्लेज भी ले लेना। बैठ जा। देखो प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल मींस द इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, स्कोप ऑफ पासिंग द लॉ। Intention, object and scope of passing the law. अब preamble को तब इंटरप्रिटेशन में यूज करना अगर वो ambiguous words में नहीं है, नेगेटिव सेंस में नहीं, नहीं तो गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। तो अगर सीए में क्वेश्चन आ जाए कैन preamble be referred for interpretation, your answer should be no, unless and until अगर वो क्लियरली बता रहा है कि ये लॉ। बट प्रियम्बल कभी भी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये लाइन लिख लेना, प्रियम्बल कैन नेवर ओवरराइड द लॉ। प्रियम्बल कैन नेवर ओवरराइड द लॉ। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। टॉपिक का मतलब नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। अब तुमने देखा होगा कंपनीज लॉ में 470 सेक्शन है। अब मैंने मान लो कंपनी खोलनी है, तो क्या मैं पहले पूरे सेक्शंस को पढूं, समझूं, फिर कंपनी खोलूं? उन्होंने ना एक चैप्टर को डिवाइड कर दिया अलग अलग चैप्टर्स में, जिसने एक चैप्टर बना दिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ। वो क्यों बनाया होगा? ताकि लोगों को इतने सेक्शंस याद नहीं रहेंगे या रूल्स याद नहीं रहेंगे, तो वही पर्टिकुलर चैप्टर खोल के अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने इंटरप्रेट करना है, आप उनके डिफरेंट चैप्टर्स जो बने हुए हैं उनसे भी लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो, रेदर देन पूरा लॉ पढ़ने के लिए। जितना आपको चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन आप ले लो। समझ में आया? लिख लो एग्जाम्पल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर 2। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर 2। त्रिभुवन prospectus chapter 3। sure? चलिए, next point for interpretation of law is marginal notes। marginal notes तुमने देखा होगा लॉ की बुक के नीचे डेट से देते हैं, ऊपर लिख देते हैं नंबर 1, फिर नीचे लिख देते हैं EIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, कुछ भी लिख देंगे मार्जिनल नोट्स। क्या हम वहाँ से लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हमने अपना टाइम को बचाना है तो वहाँ से भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया? व्हाट आर मार्जिनल नोट्स? जो बुक के नीचे नोट्स दिए होते हैं पेजेस के अंदर। देखना बुक जाके लॉ, हाँ प्लीज लॉ।
ठीक है, उसके नीचे 1 2 3 4 करके आपको नोट्स दिए होंगे एक पेज पे। ये अमेंडमेंट कौन सी डेट को आई, उस अमेंडमेंट का नंबर क्या है, फॉर्म नंबर क्या है इसका, वो सारे क्या हो गए हमारे मार्जिनल नोट्स। तो हम वहां से भी अपने लॉ को रीड आउट या इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शेड्यूल। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स का मतलब लिख लो, लिस्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड शेड्यूल्स। लिस्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड शेड्यूल्स। सेमेस्टर 2 बीकॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा था, उसमें 16 शेड्यूल्स पढ़े थे। वो लिस्ट तो बता रही है बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, वो शेड्यूल्स थे। इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट पढ़ा, उसमें भी क्या थे, शेड्यूल्स थे। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR कंपनीज लॉ, क्या शेड्यूल था, नंबर बता। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कि अगर कंपनी की टर्नओवर इतनी 500 करोड़ में प्रॉफिट हो जाएगी, उसको 2% अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करना है, फिर वो इन्वेस्ट कहाँ कर सकती है, उसका शेड्यूल है। वो शेड्यूल नंबर क्या है, 7 लिख लेना, CSR शेड्यूल नंबर 7 कंपनीज सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सब पढ़ना है अभी, कई लोग पढ़ चुके हैं उनको भी नहीं आता। CSR नंबर 7 शेड्यूल नंबर 7 में CSR का शेड्यूल गिवन है, समझ में आ गया। ये थे इंटरनल एड्स, अब ले आएंगे एक्सटर्नल एड्स। राइट डाउन एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला पॉइंट, प्रोविजो और एक्सेप्शन। प्रोविजो और एक्सेप्शन, प्रोविजो और एक्सेप्शन। हाँ जी वंशिका, प्रोविजो और एक्सेप्शन इज सेम और नॉट? लॉ में लिखा होता है कहीं पे प्रोविजो, कहीं पे लिखा होगा एक्सेप्शन। क्या हम इन दोनों को सेम चीज मानेंगे या अलग अलग? दिस इज नॉट सेम, लिख लो, दिस इज नॉट सेम। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। एक्सेप्शन का साफ साफ मतलब क्या हुआ, दिस सेक्शन विल। प्रोविजो का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर लेवल, लेकिन उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगी। लिखो एक लाइन, entire section will not apply is an exception. Entire section will not apply is an exception. Entire section will not apply is an exception. जैसे हमने पढ़ा था कंपनीज लॉ विल नॉट अप्लाई एक्सेप्ट, नहीं अप्लाई हो रहा, लेकिन प्रोविजो का मतलब क्या होता है, राइट डाउन, अप्लाइड विद सम मॉडिफिकेशन। प्रोविजो मींस अप्लाइड with some modification. आर्टिकल 370 के आने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सारे के सारे लॉज हमारे एप्लीकेबल हो गए। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ J&K, जितने भी पढ़े थे, अब आर्टिकल 370 के आने के बाद सारे के सारे जितने भी हमारे लॉज हैं, इंडियन लॉज, वो सारे वहाँ पे अप्लाई हो गए। अप्लाइड विद सम मॉडिफिकेशन, 370 आया, मॉडिफाई हुआ, अब वहां पे लॉ अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अगला लिखो, सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज, अब तुम कई बार लॉ की लैंग्वेज पढ़ते थे फाउंडेशन में, डफ लगती थी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, इसका मतलब है कि मैं सबसे ऊपर हूं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड की लाइन का मतलब क्या होता है, आज पता लगेगा कि मेरा सेक्शन सबसे ऊपर है। अगर मान लो दो सेक्शंस हैं लॉ में और एक कुछ कह रहा है और दूसरा उसके अगेंस्ट कह रहा है, और उस सेक्शन में, पहले वाले सेक्शन में क्या लाइन लिख दी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, मतलब मेरे आगे बाकी सारे सेक्शंस क्या हो जाएंगे, फेल। समझ में आया? लेकिन अगर वहां पे लिख दिया सेविंग क्लॉज, तो सेविंग क्लॉज ये बोल रहा है कि अगर मेरे ऊपर कोई सेक्शन है तो मैं अपना वापस ले लूंगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं अप्लाई वहां पे नहीं होगा। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन मतलब आई एम द सुपरराइडिंग सेक्शन।
मेरे आगे सारे सेक्शंस क्या हो गए, फेल हो गए। जो मैंने लिख दिया अपने अंदर वही एप्लीकेबल हो गया। क्लियर है? लिखो ये लाइन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in this section, notwithstanding anything contained in this section means that I am the superpower of all other sections. I am the superpower of all other sections. But if mentioned as saving clause, but if mentioned as saving clause, it means other sections will supervise me or override me. Override लिखना, other sections will override me. तो अब जब भी आप कंपनीज लॉ पढ़ोगे जहां पे ये लाइन आ गई notwithstanding anything contained in this section, मतलब उस सेक्शन के आगे बाकी सारे सेक्शंस क्या हो गए, अगर एक सेक्शन कुछ और बोल रहा है और दूसरा कुछ और बोल रहा है और किसी एक सेक्शन में क्या लाइन लिख दी, बोलो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, तो हम किसकी बात मानेंगे, जिसमें ये लाइन लिखी हुई। एनी डाउट्स? और जिसमें लिखा होगा सेविंग क्लॉज, तो दैट मींस वो सेक्शन झुक जाएगा, उसके ऊपर वाला कोई और सेक्शन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल एड्स में नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। आप पार्लियामेंट की हिस्ट्री को पढ़ के लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो। हेडिंग इज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। पार्लियामेंट की हिस्ट्री से भी आप लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट जो हमारी गवर्नमेंट करेगी, अगर बीजेपी आ गई तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देगी, चेंज। तो पार्लियामेंट हिस्ट्री को भी आप पढ़ के अपने लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। नंबर टू नहीं, नेक्स्ट वाले एक्सपर्ट ओपिनियंस। लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए आप एक्सपर्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज डिक्शनरीज। कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा, आप डिक्शनरी को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉरेन डिसीजंस। फॉरेन डिसीजंस, जिंदगी का पहला लॉ जो तुमने पढ़ा था, फर्स्ट डिसीजन जो तुमने सीखा था, वो फॉरेन ही था। बॉल्फर वर्सेस सिलोन में हुआ था। वो 30 पाउंड्स देगा अपनी बीवी को, लेकिन इट वाज जस्ट अ मेयर एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। फॉरेन डिसीजंस को भी आप रेफर करके अपने लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो। हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि लॉ को कहाँ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। लिखना था ये चाहिए, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस को भी आप यूज करके अपने लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो। अब ये क्या होता है, ये हमने +2 की बिजनेस में पढ़ा हुआ है। सोशल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, यस। पॉलिटिक्स करती है, यस। टेक्नोलॉजी करती है, यस। इन सबको देख के भी आप अपने लॉ के इंटरप्रिटेशंस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, रेफर टू अदर स्टैट्यूट्स। रेफर टू अदर स्टैट्यूट्स। तुमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लॉ बोलता है ये चीज ना कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन ही नहीं की। ऐसे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस इज नोवेयर डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हुआ था, आया है कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ने को ये। तो उस टाइम पे आप किसी और एक्ट के अंदर उस डेफिनेशन को ढूंढो। मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है। मान लो कंपनीज एक्ट में कंपनी डिफाइन नहीं, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर नहीं की तो आप किसी और एक्ट के अंदर कंपनी की डेफिनेशन देख लो। और किस एक्ट को आप फॉलो करोगे इस टाइम पे, जनरल क्लॉजेस एक्ट। किसको करोगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा अपनी लॉ की, वो यही एक्ट में डिस्कस करेंगे, उसमें ये भी सिलेबस में जनरल क्लॉजेस। लिख लेना एग्जांपल, किसी और स्टैट्यूट को रेफर करना है
तो किसको करना है हमेशा? जनरल क्लॉजेस एक्ट। चलो जी, अब मान लो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में एक वर्ड आ गया, डिफाइन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या होता है? इट कैन बी अ पीस ऑफ पेपर, रिटन, कंप्यूटराइज्ड, पिक्चर, कुछ भी हो सकता है। तो इन जो डेफिनेशंस रह गई हैं इस चैप्टर की, वो मैं किस चैप्टर में कवर करूंगा? दोनों की सेम। जनरल क्लॉज में ज्यादा डिटेल में होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में थोड़ा लगेगा। तो हम ये जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, वो कौन से चैप्टर में कवर अप करेंगे? जनरल क्लॉज में। विद दिस योर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स is fully completed for CA examinations.